अरे राधेकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का स्पंदन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज थर्सडे और थर्सडे वाले दिन जो है आपकी जो क्लास रहती है वो फिजिक्स की क्लास रहती है। ऑलरेडी 9 प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के ऊपर चलेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 भाई। इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करवाए थे जो बिलोंग करते थे प्लस 1 और प्लस 2 क्लास को। इसलिए मैंने 2 प्रैक्टिस सेट यानी कि मैक्सिमम सभी ऐसे क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए थे, सभी ऐसे टॉपिक कवर करवाए थे उन प्रैक्टिस सेट में जो बार-बार आपके टेट एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। आज का ये जो प्रैक्टिस सेट 10 है ये बहुत खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसे मैंने पूरे सिलेबस से जो है लिया है। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में रहेंगे। 30 एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूँ। टारगेट रहेगा 20 से 25 मिनट में सभी के सभी 30 क्वेश्चन को आराम से खत्म करने का। और नेक्स्ट वीक से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलना जो है शुरू हो जाएंगे। उन्हें भी आपको पढ़ना है। क्लास की उसकी सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, साथ में उसकी पीडीएफ भी आपको जो है मिलेगा। और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन जो अपने करेंगे, मैराथन सेशन करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जो है एग्जाम में जाने से पहले आप कर सकें। क्योंकि बिना प्रैक्टिस से आप थ्योरी जितने मर्जी पढ़ लें, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो इस बात का खास ख्याल रखना। आज की इस क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा बड़े ध्यान से। एक्शन एंड रिएक्शन, जितने भी आज एमसीक्यूज रहेंगे ना, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे भाई। पहला है, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज। हमसे पूछा है कि एक्शन और रिएक्शन जो है, वैसे तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी है भाई कि एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमसे पूछा है एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? एक्ट ऑन द सेम बॉडी, डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, आर इन द अपोजिट डायरेक्शन बट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, और ऑप्शन नंबर डी आर अनइक्वल। एक्शन और रिएक्शन अनइक्वल होता है, क्यों एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते? तो उसका एक ही मात्र रीजन है, ये इसलिए है बैलेंस नहीं करते क्योंकि क्योंकि दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी हमारा सही जवाब। एक्शन और रिएक्शन दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन बट दे आर एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडी। ये कभी भी एक बॉडी के ऊपर नहीं लगते हैं, इसलिए एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं कर सकते। याद रखना, अगर ये सेम बॉडी के ऊपर लगते, इक्वल और अपोजिट होता रिएक्शन, तो ये उसको बैलेंस कर देते और वो मोशन में ही कभी नहीं आ पाती, कोई भी बॉडी मोशन में नहीं आ पाती। इज दैट क्लियर? चलेंगे दूसरा क्वेश्चन आज की इस क्लास का। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर डिपेंड अपॉन। देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी मेटालिक कंडक्टर से, तो जितनी हीट वहां पर प्रोड्यूस होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? वो उस कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। इज दैट क्लियर? तो है ऐसा कोई ऑप्शन? देखते हैं। मटेरियल, जी हाँ। मटेरियल लेंथ ओनली, जी नहीं। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, कितना मोटा है वो थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, लेंथ एंड थिकनेस ओनली नहीं, मटेरियल एंड थिकनेस ओनली नहीं, मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस। यस, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही जवाब होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको अवेयर रहना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से हमसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ यू हैव टू चेंज ए फीबल साउंड टू अ लाउड साउंड दैट रिक्वायर्ड चेंज इन इंक्रीज ऑफ। साउंड वाले चैप्टर में बड़ी डिटेल से मैंने 3-4 चीजें आपको बताई थी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड वगैरह। ठीक है, टिम्बर क्या होता है, हर एक चीज बड़े अच्छे से डिस्कस की गई थी और बताया भी गया था कि किस तरीके से कौन चीज किसके साथ रिलेट करती है। इफ यू हैव चेंज इफ यू मतलब कम साउंड है उसको लाउड करना है, तो क्या होता था? एम्पलीट्यूड होता था। किसको चेंज करना पड़ता है? ऑप्शन नंबर डी, एम्पलीट्यूड को चेंज करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है श्रिलनेस के साथ। याद कीजिएगा कि किसके वॉइस कितनी पतली है, किसके वॉइस वॉइस जो है कितनी मोटी है। एक लाइन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी और पिच क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। आगे वेलोसिटी, ये तो स्पीड बताती है, और वेवलेंथ ये भी हमारे साउंड की स्पीड बताती है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाते हैं, तो क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है? सेम होती है। आपको इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत होती है? साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ग्रेटर द डेंसिटी ग्रेटर विल बी द स्पीड। तो इसलिए सॉलिड, सॉलिड का बोलने का मतलब है मेरा मेटल।
में सबसे ज़्यादा फ़ास्ट करता है साउंड ट्रैवल, उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम जो है एयर में जो है ट्रैवल करता है। साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, तो ये भी याद रखना। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल ही नहीं करता, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो वहाँ पे कोई मीडियम हमारे पास नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पे हमें साउंड सुनाई ही नहीं देगा, इट मीन्स साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? कौन-सा लेंस है भई? कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा होता है कॉन्वेक्स लेंस? क्या बोला है? एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, कैसा होता है कॉन्वेक्स लेंस? ये। और दूसरा क्या होता है? कॉनकेव लेंस, है ना? बड़े ही डिटेल से मैंने इनकी आपको इमेज फॉर्मेशन बताई थी। हमसे पूछा क्या है? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? कहाँ पे रखें? याद है कुछ? कहाँ पे रखें? ये F1, ये 2F1, दिस इज F2 और दिस इज 2F2। तो डबल द इस पे रखेंगे। अगर इस पे रखते हैं, डबल द फोकस पे रखते हैं, फोकल लेंथ पे रखते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है? रियल इमेज बनती है। ऐसा कोई ऑप्शन चेक करेंगे भाई हम। ये आपको पता होना चाहिए था क्योंकि बड़ी डिटेल से पढ़ा है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? एट द प्रिंसिपल फोकस? जी नहीं। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ? यस। एट इन्फिनिटी? नहीं। बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड लेंस? जी नहीं। हमें हमारा आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कहां पे? एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। इसके साथ साथ भाई ये जो लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये भी आपने ध्यान रखना। कैसा लेंस होता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना, इसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है और इस पावर की यूनिट जो होती है वो डायोप्टर होती है, ये भी आपने याद रखना। पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। मैं लेंस की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी पावर की बात नहीं कर रहा जिसकी यूनिट किलोवाट वॉट होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके साथ साथ बच्चों एक बात और याद रखना, पावर जो होती है लेंस की टोटल पावर, वो पावर सीधी डायरेक्ट ऐड हो जाती है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस ऑन। मान लो एक लेंस एक्स पावर का है, दूसरा वाई पावर का है, तीसरा जेड पावर का है, तो कंबाइन पावर कितनी होगी? तो उन सभी को जो है आपने क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है? इसका भी आपको खास पता होना चाहिए। टोटल पावर कितनी बनती है? P1 प्लस P2 प्लस P3, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये तो मैंने बता दिया किसके बारे में आपको, कन्वर्जिंग लेंस जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसी का एक उल्टा होता है भई हमारा कौन-सा? कॉनकेव लेंस। और इस लेंस का यूज़ किया जाता है किसके लिए? हाइपरमेट्रोपिया के लिए। अब एक आता है कॉनकेव लेंस, ठीक है? इसका यूज़ होता है मायोपिक पर्सन के लिए, मायोपिया। ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? मायोपिया क्या होता है? बड़ी डिटेल से बताया है। इसकी ये जो पावर होती है याद रखना, ये नेगेटिव में होती है, आपको पता होना चाहिए। इस लेंस को डायवर्जिंग लेंस कहते हैं, है ना? तो काफ़ी डिटेल हो गई भी लेंस के बारे में, लेकिन क्वेश्चन जो था हमारा, उसका आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर मैं लेकर चलूंगा इसके बाद। देखो, ये रिवीजन है वो पूरे सिलेबस का। अब एग्जाम तक ऐसा ही चलेगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आना शुरू होंगे, लगभग 10 दिन लगेंगे, सारे के सारे पीवाईक्यू आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ, पीडीएफ के साथ मिल जाएंगे। डेली पढ़ना और उसके बाद अगेन इसी तरीके के डेली 30-30 एमसीक्यूज करेंगे और टारगेट रखेंगे फिजिक्स का 20 मिनट में खत्म करने का। फिजिक्स, केमिस्ट्री आपकी 20-20 मिनट में खत्म होनी चाहिए एग्जाम में, तभी मैथमेटिक्स को 35 से 40 मिनट हम दे पाएंगे। इफ यू हैव ए बार मैग्नेट मेड ऑफ स्टील, चलो भाई कोई बार मैग्नेट है जिसको जो स्टील का बना है। इफ यू कट दिस मैग्नेट इन 3 आइडेंटिकल पार्ट, देन यू गेट, क्या होगा? देखो बड़े ध्यान से, हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, हमें बोला इसको 3 भागों में काटो भाई, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ये। ठीक है, ये हो गया। तो जब भी हम किसी भी मैग्नेट को काटते हैं, अपने आप से दूसरा पोल बना देता है, अपने आप से। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जैसे ये एक मैग्नेट था, मान लो ये नॉर्थ पोल है हमारा, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है। जैसे ही मैंने इसको यहां से काटा, तो यहाँ पे अपने आप नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे ये ऐसा है और जैसे ही मैंने इसको यहाँ से काटा, ये यहाँ पे अपने आप साउथ पोल बना देगा और तीसरा, ये भी यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल बना देगा। अपने आप बन जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। तो हमारे पास किसी एक बार मैग्नेट को काटने पर हमारे पास 3 आइडेंटिकल बार मैग्नेट बन जाएँगे। ऐसा ऑप्शन ढूँढो, 1 नॉर्थ पोल नहीं, 1 नॉर्थ पोल नहीं, 3 आइडेंटिकल मैग्नेट भाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। 3 मैग्नेट बन जाएँगे हमारे पास, 3 आइडेंटिकल मैग्नेट। याद रखना। इसी के साथ आपको एक बात और यहाँ पर याद रखनी है, ये जो हमारे पोल होते हैं ये जो हमारे पोल होते हैं क्वेश्चन बना था, क्या पोल बिल्कुल कॉर्नर पे होते हैं? जी नहीं, ये जो मैग्नेट के पोल होते हैं ये स्लाइटली इनवार्ड होते हैं। कहाँ पर होते हैं पोल? स्लाइटली इनवार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? स्लाइटली इन मतलब थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं। क्या कभी सेम पोल एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। नो सेम पोल, कभी भी सेम पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सभी भी कभी भी सेम पोल जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये भी आपको याद रखना है। क्या कभी सिंगल पोल एग्जिस्ट कर सकता है? जी नहीं, कभी भी सिंगल पोल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये भी आपने याद रखना। सिंगल पोल भी कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नॉर्थ नॉर्थ ऐसा पोल भी कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, व्हेन व्हाइट लाइट हाँ, मैग्नेट से एक और मुझे क्वेश्चन याद आया। देखो मैग्नेट से ना 2 टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं टाइप ऑफ मैग्नेट के ऊपर। एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉइल के अंदर अ, जो हमारा किस टाइप की रॉड जो है उस कॉइल के अंदर जाती है हमारे टेम्परेरी मैग्नेट में किस टाइप की रॉड उसके अंदर जाती है? तो सॉफ्ट आयरन की जाती है, ये याद रखना। और दूसरे का पूछा जाता है कि किस अलॉय का बना होता है? तो एल्निको याद रखना, एल्निको और निपरमैग। ये 2 वर्ड याद रखना। एल्निको एंड निपरमैग, निपरमैग, परमानेंट मैग्नेट के 2 आपने ये याद रखने, एल्निको एंड निपरमैग, ये 2 अलॉय से जो है मैग्नेट बना होता है। याद रखना, दोनों स्टील के अलॉय है। एग्जाम में काफी बार एल्निको निपरमैग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। काफी बार इतना क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है इसे, दूसरी प्रायोरिटी दी जाती है पोल के ऊपर, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा जाता है। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे कॉन्टिन्यूअस लाइन है, ठीक है? वे कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, हमेशा सिंगल डायरेक्शन बताती है। वो तीसरे नंबर के ऊपर आता है, याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म द कलर व्हिच बैंड द लिस्ट। देखो भाई, ये हमारा प्रिज्म है, काफी बार हम पढ़ चुके हैं। जैसे व्हाइट लाइट आई यहाँ पे, ठीक है? व्हाइट लाइट आती है और यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रम जो है बनता है। ठीक है? इस तरीके से व्हाइट लाइट आई, प्रिज्म के अंदर गई, आगे जाके वो व्हाइट लाइट जो है अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। हमसे पूछा है सबसे कम लीस्ट बैंड कौन होता है? सबसे कम बैंड कौन होता है? तो देखो यहाँ से ना हर बार क्वेश्चन बनता है। विब गायोर याद रखना, विब गायोर, बस 2 ही नाम याद रखने, बीच वाले कलर याद रहे चाहे ना रहे, काम चल जाता है। विब गायोर, VIBGYOR, वायलेट कलर, रेड कलर। सबसे ज्यादा जो बैंड होता है वो है वायलेट कलर। सबसे लीस्ट जो बैंड होता है वो है रेड कलर। सबसे कम बैंड जो होता है वो रेड कलर है बच्चों, सबसे ज्यादा जो बैंड होता है वो वायलेट कलर है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म द कलर व्हिच बैंड द लीस्ट। जो सबसे कम बैंड होगा वो हमारा रेड कलर है, जो सबसे ज्यादा बैंड होगा वो हमारा वायलेट कलर है। वेवलेंथ किस कलर की सबसे ज्यादा है? तो वो भी याद रखना आपने, वेवलेंथ भी इसी की सबसे ज्यादा है। वेवलेंथ ग्रेटेस्ट किसकी है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की है और बेंड सबसे कम होता है। और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, लीस्ट वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट कलर की है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? वायलेट कलर की है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इसकी, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ये आपने याद रखना। वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या हो जाता है कि द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हिच लाइट, रेड कलर की लाइट का। इसलिए भाई, इसीलिए हमारे जो सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। शाम के समय हमें रेड कलर जो है दिखाई देता है, ठीक है, आसमान में। क्यों? क्योंकि वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है ऐसा, वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है, ये स्कैटर सबसे कम होता है।
स्कैटर सबसे कम होता है, ये भी पता होना चाहिए भाई। एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, लीस्ट स्कैटर होता है और वायलेट हमारा सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। अब आप बोलोगे सर वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होता है तो फिर आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, वायलेट क्यों नहीं दिखाई देता? वैसे तो मैंने अपने डिटेल्ड बैच में बड़े आराम से बताया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फटाफट बता देता हूँ। वीआईबी तीन कलर हमारे पास शुरू में होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। वायलेट कलर सन से आ रहा है आ रहा है आ रहा है, वो आते आते खत्म हो जाता है, मतलब इतना स्कैटर हो जाता है रास्ते में कि वो हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंचता ही नहीं। दूसरे नंबर पर इंडिगो कलर आ रहा है आ रहा है, मतलब ऐसा समझ लो एक तीन बैग हमारे पास है, एक वायलेट कलर का बैग है, एक इंडिगो कलर का, एक ब्लू कलर का। तीनों में अपना अपना कलर है। अब वायलेट इतना ही है कि वो रास्ते में ही खत्म हो जाता है। अब इंडिगो से थोड़ा सा आगे तक चलता है और रास्ते में खत्म हो जाता है, उसके बाद बचता है ब्लू कलर। होता सबसे ज्यादा स्कैटर वायलेट ही है, इस तरफ से स्कैटरिंग ज्यादा होती है, फिर कम 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 होती जाती है। अब ब्लू कलर उस बैग में ऐसा समझ लो ज्यादा मात्रा में है, तो वो स्कैटर होता होता हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है। और जब एटमॉस्फेयर में आ गया, वो स्कैटर हो रहा है सबसे ज्यादा, इसलिए आसमान फिर हमें नीला दिखाई देता है। अब इवनिंग के समय क्या होता है, हमें आसमान लाल दिखाई देता है। क्यों? भाई लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अब जो ब्लू कलर का मैंने बैग बोला उसका कलर भी आते 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 खत्म हो गया। ऐसे खत्म खत्म होते होते लास्ट कलर बचता है रेड कलर, तो वही हमारे हॉरिजॉन तक फिर पहुंच पाता है। इसलिए शाम के समय हमें रेड कलर जो है आसमान में दिखाई देता है। और इसलिए रेड कलर डेंजर का सिग्नल भी है, ताकि दूर से हमें दिख जाए। क्यों? क्योंकि स्कैटर ही सबसे कम होता है और लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो यहां से ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ मेरी बात और सुना, प्रिज्म से क्वेश्चन एक और आया था कि प्रिज्म में लाइट जो है कितनी बार रिफ्रैक्ट होती है। व्हाट इज दिस? दिस इज रिफ्रैक्शन। देखो यहां से अंदर लाइट गई, फिर अंदर से बाहर लाइट आई, तो क्वेश्चन बना था कि एक प्रिज्म में लाइट कितनी बार रिफ्रैक्ट होती है। एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई, दूसरी बार यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई, तो दो बार रिफ्रैक्ट होती है प्रिज्म में लाइट, ये भी याद रखना। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके टेट एग्जाम में आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि जैसे ही लाइट प्रिज्म से अंदर गई, वो किस तरफ जाती है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो याद रखना, जैसे ही देखो प्रिज्म में लाइट गई, यहाँ पर बैंड होगी, किसकी तरफ बैंड हो रही है, टुवार्ड द बेस। जब आगे गई फिर से रिफ्रैक्ट हुई, किसकी तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो हमेशा याद रखना, प्रिज्म में लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या रिफ्रैक्ट होती है दो जगह पर, पॉइंट वन और पॉइंट टू पर, तो दोनों पॉइंट पर ये बैंड होती है टुवार्ड द बेस की तरफ, नीचे की तरफ बैंड होती है। ये क्वेश्चन भी आपके टेट एग्जाम में पूछे गए थे। तो जितना ये मैं एक्स्ट्रा वर्क लिखवा रहा हूँ, इनको नोट डाउन करते जाना भाई। फिर आप चाहे लाइव क्लास देख रहे हो बच्चों, ठीक है, जितना भी लाइव क्लास में आया आप, और जितने मेजोरिटी जो एस्पिरेंट्स है जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, इन पॉइंट्स को लिख लेना, क्योंकि इसकी पीडीएफ पे सिर्फ आपको ये एमसीक्यूज मिलेंगे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलते हैं, ये आप ध्यान। तो जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट देखो, इनको प्रॉपर क्वेश्चन बना के लिखने की नीड नहीं है, प्रॉपर क्वेश्चन बना के लिखने की नीड नहीं है। नंबर वन, या तो डायरेक्ट याद कर लो, नंबर दूसरा वर्ड वर्ड टू वर्ड लिखो, ताकि जब एग्जाम के पास जाएंगे तो रिवीजन करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a laboratory thermometer show five small division between the marking of 50 डिग्री to 51 डिग्री। देखो भाई ये मान लो ये 50 डिग्री और ये 51 डिग्री, पांच है यहाँ पे, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, पांच मतलब एक दो तीन चार पांच, हाँ पांच डिवीजन यहाँ पे हमारे पास है। हमसे पूछा गया है दिस मीन थर्मामीटर कैन रीड करेक्टली अप टू, कहां तक कि ये करेक्टली रीड कर सकता है। अब आप खुद देखो, 50 से 51 जाना है, 10 होने चाहिए बीच में, ठीक है। अगर ये पांच ही है तो ये एक कितना बना, ये एक कितना बना, 50.1 डिग्री बना या 50.2 डिग्री बना, फिर 50.4, 50.6, 50.8, फिर जो है हमारा कितना आएगा, 51 आएगा। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जब पांच डिवीजन है तो भाई 50.2 डिग्री जो है इसका सबसे छोटी वैल्यू आएगी। 10 होते तो 50.1 सबसे छोटी वैल्यू आती। अब आया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैंने आपके मॉक टेस्ट में भी डाला था, जिसमें मुझे नाम तो याद नहीं, किसी बच्चे ने ना डाउट भी लिया था। आज क्लियर होगा ये। चलो भाई जितने लाइव क्लास में मुझे इसका आंसर बताना। एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, किलो जूल पर ग्राम, कैलोरी जूल पर केजी और किलो कैलोरी पर केजी, क्या जो है हमारा सही जवाब होगा। काफी बार ऐसा क्वेश्चन जो है मैंने बताया है भाई। बताओ क्या आंसर होगा, कैलोरीफिक वैल्यू की का जो है आंसर क्या होगा। सभी ने पढ़ा होगा ये,
किलो जूल पर केजी। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, किलो जूल पर केजी। यस, दिस इज राइट आंसर। किलो जूल पर केजी हमारा सही जवाब है। लेकिन किलो जूल की जगह जूल भी लिखा जा सकता है, ये भी याद रखना। जूल पर केजी विल आल्सो बी अवर राइट आंसर। क्यों? क्योंकि व्हाट इज किलो? किलो इज ए प्रीफिक्स। किलो इज ए प्रीफिक्स। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि किलो क्या होता है? किलो क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। याद रखना, किलो हमेशा प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? किलो प्रीफिक्स होता है। किलो कोई एक किलो कोई सामान नहीं है। देखो, किलोमीटर, किलोग्राम, व्हाट इज किलो? किलो इज ए प्रीफिक्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपके एग्जाम में कि किलो क्या है? ये प्रीफिक्स है बच्चों। और बच्चे इसको किलोग्राम करके आए थे कि किलो जो है वेट है। किलो वेट नहीं होता, ग्राम इज अ वेट। किलो इज ए प्रीफिक्स। किलोमीटर, किलोग्राम, ये भी याद रखना। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर केजी। लेकिन किलो हटा के अब जूल पर केजी भी सही आंसर हो सकता है। और इसी की एक और यूनिट होती है किलो कैलोरी पर केजी भी सही जवाब होता है। तो किलो जूल पर ये ग्राम है, ये नहीं होगा। कैलोरी नहीं होता। जूल पर केजी और किलो जूल पर केजी, ये हमारा जो है सही जवाब होगा इस क्वेश्चन में। और किलो कैलोरी पर केजी, ये भी हमारा सही जवाब होगा इस क्वेश्चन में। दोनों ऑप्शन नंबर सी एंड डी विल बी अवर राइट आंसर। कभी ऐसा मत सोचना कि जूल पर केजी, ये पर केजी होना चाहिए। पीछे वाला जूल हो सकता है, पीछे वाला किलो जूल हो सकता है, कि पीछे वाला मेगा जूल हो सकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एग्जैक्ट है वो होता है किलो जूल पर केजी और किलो कैलोरी पर केजी। यहाँ पे हमारे पास जूल पर केजी था, बिकॉज किलो इज द प्रीफिक्स, वो चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर लेकर चलूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। ये क्वेश्चन फिजिक्स वाले पोर्शन में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इन्वायरमेंटल आपका जो जीके वाला पोर्शन है वहां पे भी जो है पूछा जाता है। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वीनस विल बी द सही जवाब। पावर ऑफ विच लेंस इज नेगेटिव। अभी मैंने लेंस के बारे में बताया, तो कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। पावर डायरेक्टली ऐड हो जाती है P1 प्लस P2 प्लस P3 करके, फिर वो चाहे कॉनकेव लेंस की हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस की, आपको डायरेक्ट ऐड कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, कभी मान लो एक कॉनकेव लेंस प्लस कॉन्वेक्स लेंस आ गया, एक की पावर मान लो -4 है, एक की पावर प्लस की 3 है, तो वो -1 हो जाएगा। डायरेक्ट ऐड करने हैं अपने पावर। पावर की यूनिट लेंस में डायोप्टर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। ये तो चलो सभी बच्चों को पता है, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर। याद रखना 25 सेंटीमीटर विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इन्फिनिटी हमारा दूर का विजन होता है, अगर बीच में ऑब्स्टेकल ना आए, इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले कवर करवा दिया था। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ग्रेटर द डेंसिटी, ग्रेटर स्पीड ऑफ द साउंड। और डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है सॉलिड्स में। सॉलिड्स में भी मेटल्स में सबसे ज्यादा होती है। तो क्या है यहाँ पे? स्टील यहाँ पे हमारे पास है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सबसे ज्यादा फास्ट किस में चलेगा भाई? स्टील में चलेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब, बिल्कुल सही सूझ है। ठीक है, चलेंगे आगे। और ये भी याद रखना, साउंड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, कौन सी चीजें चेंज नहीं होती? सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, लाइट के लिए भी एप्लीकेबल है। लाइट भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इन बातों का खास ख्याल रखना। यही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए टंगस्टन न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में आया है, और मैंने एग्जैक्ट वैल्यू बताई है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, 3380 विल बी द राइट आंसर। लेकिन इट इज डिग्री सेल्सियस और इट इज डिग्री फारेनहाइट। इट इज डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब। साउंड वेव इन एयर आर ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोलराइज्ड। कैसे होते हैं साउंड वेव? साउंड वेव हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन सोलर सेल। जो सोलर सेल होता है उसमें क्या यूज होता है? कार्बन का, सिलिकॉन का, सोडियम का और कोबाल्ट का। तो ये तो मुझे नहीं लगता कोई भी एक ऐसा बच्चा होगा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे, अगर आपने मेरी क्लासेस अच्छे से लगाई है पुरानी वाली भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन विल बी राइट आंसर।
फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई टू कंज्यूमर इन इंडिया। सबसे पहले तो वोल्टेज याद रख लो, 220 वोल्टेज घर के अंदर आती है, पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिया की में बात हो रही है। और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? क्या बताया था मैंने? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक सेकंड में कितनी बार जो है वो चीज हो पाती है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है बच्चों? घर में कैसा करंट आता है ये भी आपको पता है, 220 वोल्ट आता है, एसी आता है, डीसी आता है। घरों में इंडिया में एसी करंट आता है। एसी का मतलब क्या होता है कि वैल्यू फ्लक्चुएट करती है ऐसे ऊपर से नीचे, ये एक होती है, तो ये दो बार जो है जीरो होता है। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 50 हर्ट्ज का मतलब है जो करंट हमारे घरों में आता है वो एक सेकंड में 100 बार जीरो पर आता है, 100 बार जीरो पॉइंट पे आता है। बोलने का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी। अभी ये जो लाइट जली होती है इसका आपको कंटिन्यूअसली दिखते है, आपके अपने घर में कोई बल्ब मान लो आपने जगाया है, आपको कंटिन्यूअसली दिखता है, लेकिन घर में एसी सप्लाई होती है, डीसी नहीं। वो एक सेकंड में 100 बार ऑन ऑफ होता है, हमारी आईज उसे देख ही नहीं पाती। अगर बहुत ही हाई एंड कैमरा आप लोगे, ठीक है, जो स्लो मोशन में दिखा पाएगा, जिसकी इतनी कैपेसिटी होगी, और ऐसे कैमरास होते हैं तो वो आपको दिखा देगा कि आपकी लाइट ऑन ऑफ हो रही है एक सेकंड में 100 बार। अभी जो आपके मान लो जहां पे रूम में बैठे हो आप, लाइट जली होगी, कंटिन्यूअसली दिख रही है, लेकिन घरों में एसी सप्लाई आती है। और कितने हर्ट्ज की? 50 हर्ट्ज की। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है एक सेकंड में वो कितनी बार करेगा। अब ये है हमारी एक फ्रीक्वेंसी। एक बार में हमारी जो लाइट है वो दो जगह जीरो होती है और दो जगह मैक्सिमम वैल्यू देती है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, जो कितनी होती है? जो जो नॉर्मल वैल्यू है आई की उसको √2 से गुना होती है। ये वाली नहीं है ना, ये तो मिनिमम है, ये वाली मैंने बतानी थी। ठीक है, √2 से गुना होती है एसी करंट में। तो एक सेकंड में वो 100 बार ऑन ऑफ होती है लाइट हमारी, लेकिन हमें वो कंटिन्यूअसली दिखती है। लेकिन करंट चलता कैसे है? इस तरीके से वर्क करता है। क्वेश्चन आता है 220 वोल्ट एसी ज्यादा खतरनाक है, डीसी ज्यादा खतरनाक है? तो एसी ज्यादा खतरनाक है, क्यों? क्यों ज्यादा खतरनाक? क्योंकि दो बार वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी कि 220 गुना √2 देगा, जो अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट के बराबर होता है। अगर 220 वोल्ट डीसी होगा, वो 220 वोल्ट का झटका लगेगा, लेकिन 220 वोल्ट एसी होगा, वो एक सेकंड में आपको यहाँ पे 311 वोल्ट का झटका देगा। इस बात का भी खास ख्याल रखना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस करंट वाले चैप्टर से। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो फ्यूज वायर होती है वो कहाँ पे अटैच होती है? तो फ्यूज वायर जो होती है हमारे घर में वो लाइव वायर के साथ अटैच होती है। फ्यूज वायर जो है वो किसके साथ अटैच होती है? लाइव वायर के साथ सीरीज कनेक्शन में अटैच होते हैं, मीटर से भी पहले अटैच हो जाती है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 17 देखिएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो एक बराबर स्पीड से गोल घूम रहा है। पहला चैप्टर फिजिक्स की क्लास का पहला चैप्टर। कोई ऑब्जेक्ट है वो एक बराबर स्पीड से घूम रहा है, मतलब कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये कैसी मोशन होती है? नॉन एक्सलेटेड, एक्सलेटेड, यूनिफॉर्म, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। नहीं भाई, गलत हो गया, नॉन एक्सलेटेड नहीं होती, नॉन एक्सलेटेड नहीं होती, इट इज एन एक्सलेटेड मोशन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। अब आप बोलोगे सर ये तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, फिर भी एक्सलेटेड कैसे कहलाई? तो बच्चों आप एक बात भूल गए, ये हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, भले ही ये एक बराबर स्पीड से चला है। अगर आप सीधी लाइन में एक बराबर स्पीड से चलोगे, ठीक है, तो वहां पे वो एक्सिलेटेड मोशन नहीं है, वहां पे एक्सिलेशन है ही नहीं। ये हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए दिस इज नोन एज एक्सिलेटेड मोशन, भले ही यह एक बराबर स्पीड से चला है। तो हमेशा याद रखना, बच्चे इसको गलत करके आते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन एक्सिलरेटेड मोशन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन इज गिवन बाय फोर्स, जो किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा लॉ है? न्यूटन का सेकंड लॉ है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। देखो खुद को आंको, कितनी चीजें अब आपको आ रही हैं, कितनी चीजें नहीं आ रही, नहीं आ रही उनको पढ़ो, फिर उनको पढ़ो। मैं ये भी बता दूं, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बैच में आए, अगर उनको लग रहा है कि सर ऐसी चीजें तो हमने पढ़ी नहीं, हम आ तो गए प्रैक्टिस बैच में लेकिन हमारे बेसिक स्ट्रांग नहीं, तो मैं आपको बता दूं कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो हमारे फुल बैच में आ चुके हैं।
आपकी एक्स्ट्रा फीस उसमें नहीं ली जाएगी, सिर्फ एक्स्ट्रा एड ऑन होगा जो भी दूसरे बैच की फीस थी। इन केस कह रहा हूं मैं, अगर किसी बच्चे को आना है तो थ्योरी अपनी मजबूत रखना, तभी प्रैक्टिस का फायदा है। और ये भी मैं बता दूं, थ्योरी 2 से 3 बार पढ़ना और उसके बाद जितना प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस से ही आप एग्जाम में सही आंसर जो है टिक करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने की बहुत संभावना हो जाती है। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, लाइट वाला चैप्टर जिसमें आई हमने बड़े डिस्कशन के साथ पढ़ा था, मैंने हर एक पॉइंट आपको बताया। इन केस क्विक रिवीजन में भी बताया है, सभी दूसरे बैच वाले बच्चों को भी। तो कौन हमारी आई की लेंथ को, फोकल लेंथ को चेंज करता है? फोकल लेंथ चेंज कैसे होती है? ये हमारा लेंस है आई का। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है आई के अंदर। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसकी फोकल लेंथ कौन चेंज करता है? इसको थिन थिक कौन करता है? इसको थिन थिक करती है सिलेरी मसल हमारे। है ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। थिन थिक करना लेंस का मतलब फोकल लेंथ को घटाना बढ़ाना। और ये जो फोकल लेंथ को घटाना बढ़ाना होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे अकोमोडेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है, इसे अकोमोडेशन कहते हैं। फोकल लेंथ को बढ़ाना घटाना इज नोन एज अकोमोडेशन। ये सारे भाई टैट वाले क्वेश्चन है, सारे जितना भी मैं कह रहा हूँ, जितना मैं लिख रहा हूँ, जितने यहाँ पे कर रहे हैं, सारे टैट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जूल, यस दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर, yes, Newton is the force, meter is the distance, force into distance. It is known as work. Work is also known as energy. It is a unit of energy. Kilowatt, kilowatt और किलोवाट आवर कहा था मैंने, जब वॉट के साथ टाइम लगता है, दैट इज नोन एज एनर्जी। और व्हाट इज किलोवाट? दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। व्हाट इज किलो? किलो इज द प्रीफिक्स, वॉट इज द एनर्जी। लेकिन किलोवाट के साथ अगर टाइम लग जाता है, देन इट इज द एनर्जी। अगर किलोवाट सिंपल हो, देन इट इज द यूनिट ऑफ पावर। हमसे पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी? अरे भाई, ऑप्शन नंबर सी विल बी द नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। कितना? 1000 वाट। किलो का याद रखना, किलो को किलोग्राम नहीं होता, किलो वेट नहीं होता। क्वेश्चन पूछा गया था, ढेर सारे बच्चे गलत करके आए थे। तभी मैं बार बार कहता हूँ आपको, है ना, कि उनकी गलतियों से सीखना। किलो, किलो इज ए नोन एज प्रीफिक्स। अब किलो से हम तो अपनी लोकल लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं कि भाई 1 किलो आलू ले आ, 1 किलो संतरा ले आ, ठीक है। पर व्हाट इज किलो? किलोग्राम कहना होता है हमें। तो मैं बोल दूं 1 किलो संतरा ले आ, अब किलो से आप किलोग्राम कैसे समझ रहे हैं? आप तो किलोमीटर भी समझ सकते हैं। अब 1 किलोमीटर संतरा कैसे लेकर आएंगे? तो दैट किलो इज नोन एज द प्रीफिक्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ a square field of side 10 मीटर इन 40 सेकंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड। देखो भाई, ये कोई स्केयर डिस्टेंस है, ठीक है। अ फार्मर मूव अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फीट ऑफ साइड 10 मीटर। भाई देखो, 10 मीटर की ये बाउंड्री है। अब स्क्वायर है तो 10 मीटर ये होगा, 10 मीटर ये होगा, 10 मीटर ये होगा। अब वो फार्मर है भाई, यहां से चलना शुरू करेगा। क्या कह रहा है कि एक चक्करी कितने समय में कर रहा है? पूरा 40 सेकंड में। हमसे पूछा कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 2 मिनट 20 सेकंड, 120 जमा 20, 140 सेकंड में। देखते हैं 140 सेकंड में कहां पे होगा। पहले 40 सेकंड में ये यहां पे आ गया, दूसरे 40 सेकंड में यहां पे आ गया, तीसरे 40 सेकंड में यहां पे आ गया। तो टोटल कितना टाइम हो गया? 120 सेकंड। और ये यहीं पे है, 3 बार घूम के आ गया। अब कितना बचा हमें? 20 सेकंड और। तो कहां से कहां तक पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा ये बंदा। 140 सेकंड में फार्मर यहां पहुंचा। हमसे पूछी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये बन गई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी 10, ये भी 10, हाइपोटेन्यूज निकाल दो। कैसे निकलता है हाइपोटेन्यूज? 100 का 10 का स्क्वायर जमा 10 का स्क्वायर, दैट इज 200 अंडर द रूट में डायरेक्ट कर दिया। हाइपोटेन्यूज पेंडिकुलर का स्क्वायर सब बेस का स्क्वायर, तो ये आ गया 10 अंडर रूट 2। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी निकलेगी? 10 अंडर रूट 2 विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। अगर मान लो ये यहीं पे पहुंच जाता, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो।
अगर आप कहीं से गए और कहीं पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जैसे हम कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, उसको भूला नहीं कहते, लेकिन साथ में ये भी कहना कि अगर वो सुबह निकल गया घर से, शाम को वापस घर में आ गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो गई, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। देखो भाई कंडक्शन क्या होती है, कंडक्शन होता है जैसे मैंने ये टच किया तो हीट गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ जाएगी, मतलब जैसे मैं कांटेक्ट में आया, जैसे मेटल के साथ होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं कंडक्शन। रूम हीटर फ्रॉम सन टू अर्थ, फ्रॉम वन एंड ऑफ स्पून टू अदर एंड व्हेन डिप्ड इन हॉट टी, यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन मेजरली ना मेटल्स के साथ होता है, यानी जब हम कांटेक्ट में आए किसी के साथ और हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसफर करी, उसको कहते हैं कंडक्शन। याद रखना हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होती है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब कंडक्शन के साथ ना एक प्रोसेस और आता है रेडिएशन का। रेडिएशन तो हो जाता है जो हवा में हम हीट ट्रांसफर होती है, जैसे सन से यहां तक जो लाइट आई, दैट इज नोन एज रेडिएशन, दैट इज नोन एज रेडिएशन। इसमें कन्वेक्शन भी होता है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का मतलब होता है कि कोई चीज नीचे से गर्म हो रही है और ऊपर जा रही है, ऊपर वाली चीज नीचे आ रही है, फिर वो गर्म हो रही है ऊपर जा रही है। जैसे दो तीन एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, जैसे गीजर का पानी गर्म होना, सॉरी, गीजर में पानी गर्म होना, चूल्हे में आपने ऊपर कोई बर्तन रखा होता है, आप हाथ ऊपर लगा के चेक करते हो, नीचे तो नहीं डालते, तो नीचे पानी गर्म हो रहा है ऊपर आ जा रहा है, हमाम हो गया आपका, वो उसमें वो भी सेम प्रोसेस करता है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज कन्वेक्शन। तो तीन चार चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, याद रखना। और जो हमारी चिमनी, चूल्हे वाली चिमनी की बात करूं, वो भी किस प्रिंसिपल पर वर्क, भी कन्वेक्शन के ऊपर करते हैं, जैसे जैसे गर्म हो जाती है चीजें वो ऊपर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, a merry-go-round is moving at a non-varying speed of 10 मीटर पर सेकंड, इट implies that मैरी गो राउंड क्या होता है, जब आप कभी पार्क वगैरह में गए हैं ना, जो गोल घूमता है छोटा सा, एक झूला टाइप होता है, जैसे ऐसे बैठते हो और वो प्रॉपर ऐसे गोल घूम जाता है, दैट इज नोन एज मैरी गो राउंड। हमसे पूछा है इट मूविंग एट ए नॉन वेरिंग स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ये इंप्लाई करता है कि इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये इंप्लाई करता है कि इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, या ये इंप्लाई करता है कि द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्विंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज 10 मीटर। तो देखो ऑप्शन नंबर डी तो होने से रहा नहीं, ठीक है, हमें बोला है अ मैरी गो राउंड इज मूविंग एट ए नॉन वेरिंग स्पीड, वेरी स्पीड नहीं कर रही है, इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन। देखो भाई अगर गोल घूम रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सलेशन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो तो एक्सलेटेड मोशन हो जाती है। इट इज मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि क्या कहा है, नॉन वेरिंग स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इट इज मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। भाई क्या होगा बताना मुझे, थोड़ा सा डाउट आ रहा है मुझे इस क्वेश्चन के ऊपर, है ना, हल्का सा मुझे डाउट है इस क्वेश्चन के ऊपर, देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। आपको क्या लगता है, तब तक आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिएगा इसका, तब तक मैं सर्च कर लेता हूँ ना, क्योंकि मुझे डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर कि क्या जो है इसका आंसर होना चाहिए। मैरी गो राउंड, ऑप्शन नंबर बी, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन, एक्सलेशन यूनिफॉर्म होगी उसमें, एक सेकंड देख लेते हैं ना, 23 का, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यस, सुजय ने जो जवाब दिया है भाई बिल्कुल सही जवाब है। क्या है देखो, अ मैरी गो राउंड इज मूविंग इन नॉन वेरिंग स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या इंप्लाई कर रहा है भाई, तो इसका जो जवाब है इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन, वो यूनिफॉर्म एक्सलेशन में जो घूम रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, लेकिन मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन टेम्परेचर के साथ आता है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो 0 डिग्री पे होती है 331 मीटर पर सेकंड, विल बी अवर राइट आंसर। जीरो पे कितनी होती है, 331 जो है होती है। इंफ्रासाउंड,
अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं, अल्ट्रासाउंड जो 20 के हर्ट्ज से ज्यादा होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होते हैं। इंफ्रासाउंड कैन बी हियर्ड बाय ऑप्शन नंबर सी, राइनोसोर विल बी अवर राइट आंसर। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आगे चलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यूनिफॉर्म नहीं है एक्सेलरेशन, तो कैसी होती है? इट इज अ कर्व्ड लाइन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बर्ड फ्लाइंग एट ए सर्टेन हाइट पोजेस, एट सर्टेन हाइट, नंबर वन वो पोजीशन भी आ गई, नंबर टू वेलोसिटी भी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी दोनों पोजेस करता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी राइट आंसर। अ पर्सन यूजेस बाइफोकल लेंस फॉर द करेक्शन ऑफ, कोई पर्सन है वो बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, यानी कॉनकेव लेंस भी लगा है, कॉन्वेक्स लेंस भी लगा है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया कहते हैं। प्रेस बायोपिया इक्वल टू मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया, याद रखना। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि सिलिंड्रिकल लेंस किस चीज के लिए यूज होते हैं, किस डिफेक्ट के लिए यूज होते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस यूज होते हैं एस्टमैग्मेटिज्म के लिए, एस्टमैग्मेटिज्म के लिए, याद रखना। और वो कौन सा डिफेक्ट है जो क्योर नहीं किया जा सकता? कलर ब्लाइंडनेस। ये बचपन से होके आती है, मतलब पैदाइशी होके आती है, जेनेटिकल है, बाद में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती और इसका कोई क्योर नहीं है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर इज 40 केजी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर विल बी इसका आंसर। अभी आप करोगे मोर देन 40 केजी, लेस देन 40 केजी, 40 केजी और ऑप्शन नंबर डी 0। बताइएगा इसका आंसर मुझे, बताओ। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर इज 40 केजी, हवा में 40 केजी, तो पानी में क्या होगा? मोर देन 40 केजी, लेस देन 40 केजी और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट मास, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वेट। मास इज सेम एवरीवेयर, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी 40 केजी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू गैसियस ओनली, सॉलिड ओनली, लिक्विड्स ओनली, ये भाई सभी में से ट्रेवल कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो ये थे आज की इस क्लास के भाई 30 एमसीक्यू जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से आपको भी खुद पता चला होगा, आज मैंने चैप्टर वाइज नहीं पूरे सिलेबस के लेके आया था। तो जब पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस सेट की जाए तो कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अच्छे से पढ़िए, ठीक है? देखो, अगर अभी भी लग रहा है कि सर हम पीछे हैं, तो अभी भी समय है आपके पास। लगभग आज कितनी तारीख है? 7 तारीख है ना, 21 तारीख को आपका एग्जाम है। तो मोटा मोटा मान के चलो 50 दिन आपके पास है, जो एक बहुत हेल्दी टाइम होता है, बहुत हेल्दी टाइम होता है। तो थ्योरी पढ़ो, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस सीरीज लगाओ। जो बच्चे सिर्फ प्रैक्टिस सीरीज में आए हैं, तो उनका तो ये मान के चले हम कि वो थ्योरी पढ़ के आए हैं, तो जहां से भी पढ़ी है भाई प्लीज उसका रिवीजन करो। फिर जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस टेस्ट लगाओ। इसके बाद देखो मॉक टेस्ट तो ऐड हो ही रहे हैं भाई, तो मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करो। उससे आपको आइडिया लगता है कि आप कितना कर पा रहे हैं एग्जाम में, क्या आप 90 नंबर ले पा रहे हैं कि नहीं, क्या 120 से ऊपर जा रहे हैं। ऐसा मान के चलना, अगर उसमें 90 नंबर ले रहे हैं मॉक टेस्ट में, यहाँ पे एग्जाम में 90 से नीचे जाएंगे। मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स 100 से ऊपर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेशर नहीं है यहाँ पे, एग्जाम में प्रेशर होता है, वो रियल सिचुएशन होती है। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, आप बैठ जाए, आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, आप हो सकता है उस मॉक टेस्ट को बीच में छोड़ दें। आपका मन किया आप किचन में जाओगे, आप खाना खाने लग जाओगे, आपका मन किया आप उठ जाओगे। पेपर में ऐसा नहीं होता, दैट इज नोन एज द रियल प्रेशर। और वहां पे आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं। तभी मॉक टेस्ट दिए जाते हैं कि उस सिचुएशन को यहाँ पे फेस करो। कभी भी मॉक टेस्ट जब आप लगाने बैठो, 150 क्वेश्चन से पहले नहीं उठना है। क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, उसको टिक करना है। एग्जाम में कैसा होता है कि क्वेश्चन नहीं आया, आप गूगल करोगे या सोचने लगोगे, टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, वैसे ही अटेम्प्ट करना है, फिर आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। और इसके बाद नेक्स्ट हफ्ते से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आना शुरू होंगे। नो डाउट वीडियो सोल्यूशन में पूरी प्रोवाइड करवा दूंगा एक दिन में, लेकिन उसकी पीडीएफ से खुद पहले सॉल्व करना है, उसी के बाद वीडियो सोल्यूशन देखना है। तो वो है एग्जैक्ट तरीका पीवाईक्यू को करने का। चलो भाई, आज की सेशन में इतना ही, मिलूंगा कल अब आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोस्ट वेलकम।